कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था। 1918, 1915, 1929 या 1921। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है।
किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएसओ या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि NR एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेले वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को कन्फर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 13 का जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो 14 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से
पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 21 का जगह ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 22 का जगह आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का जगह आप सभी का बी, यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25 का हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्ठी। खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? 26 का हो जाएगा आप सभी का स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता करने किसने की? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर की, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो 28 का हो जाएगा आप सभी के ऑप्शन नंबर यानी कि टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न है उसके 29 नंबर की, किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? 29 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करे कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है?
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। फलों को कृत्रिम रूप से, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत हो जाए। बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 16 नंबर की कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है। तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा,
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करने लगता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है, उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है, ठीक है ना, ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हो जाएगा आप सभी की माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप सीखे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहां पर आपसे से पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है? इसमें जो कारण होता है, जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना, अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती है, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें, जैसे पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना, कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है? तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है। तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है? जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते हैं बादल जो होते हैं वायुमंडल में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र 2 ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न की लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर हो जाएगा, रोमर। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ना वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते, प्रोटियम, ट्यूरेनियम और ट्रिटियम।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है? तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है? तो आपसी के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्ड्स ने किया था, बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो